नेपाल में बीते कुछ दिनों के भीतर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि उसने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कहानी की शुरुआत एक आदेश से होती है, जहां नेपाल सरकार ने अचानक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, ऐसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म युवाओं को भड़काने और देश में अफवाह फैलाने का माध्यम बन रहे हैं। लेकिन इस फैसले ने देश की नई पीढ़ी यानी जनरेशन जेड यानी जेन जी को सीधे सड़क पर ला दिया। सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा एक ही आवाज में निकल पड़े। उनका कहना था कि सरकार उनकी आजादी छीन रही है। जिस दुनिया में उनकी पहचान, उनका नेटवर्क और उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति सोशल मीडिया पर टिकी हुई है, वहां इस तरह का प्रतिबंध उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। शुरुआत में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी विशाल थी कि सुरक्षा बल खुद पीछे हटने को मजबूर हो गए। न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन चारों तरफ से घेर लिया गया। भीड़ ने कटीली तारों को पार कर लिया और सत्ता के गलियारों तक आवाज पहुंच गई। दंगाइयों ने संसद परिसर के बाहर आगजनी की, जिससे धुएं का घना गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। ये नजारा इतना ज्यादा भयावह था कि संसद भवन से उठता धुआं सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ये विडंबना भी थी कि सरकार सोशल मीडिया बंद करना चाहती थी, लेकिन उसी पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गई। स्थिति यहां तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य बड़े नेताओं के आवासों पर हमला बोल दिया। कई जगहों पर आगजनी भी हुई और सुरक्षा बलों के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि अंततः ओली को भारी दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा इस बात का संकेत है कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने नेपाल की राजनीतिक नेतृत्व की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस पूरे संकट का सबसे सीधा असर भारत पर पड़ा। पहला असर हवाई सेवाओं पर। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नेपाल का सबसे बड़ा और मुख्य हवाई केंद्र है, प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग और धुएं के कारण आंशिक रूप से बंद करना पड़ा। दक्षिणी इलाके से आने वाली उड़ानों को रोक दिया गया। इससे दिल्ली, मुंबई और अन्य भारतीय शहरों से काठमांडू जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हो गई। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स 6E1153 दिल्ली काठमांडू और 6E1157 मुंबई काठमांडू को लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ा। एयर इंडिया ने भी अपनी 3 उड़ानें अगले दिनों के लिए रद्द कर दी हैं। भारतीय पर्यटकों, छात्रों और व्यापारियों के लिए भी ये एक बड़ी दिक्कत साबित हुआ है। नेपाल भारत के पर्यटकों का प्रमुख ठिकाना है, खासकर काठमांडू और पोखरा। हवाई सेवा बाधित होने से न सिर्फ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी करारा झटका लगा है। ये भारत के लिए आर्थिक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि हर साल हजारों भारतीय पर्यटक नेपाल जाते हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन से जुड़ी हुई है। इसमें एक असर सुरक्षा का भी है। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। अगर नेपाल में अशांति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर पड़ेगा। अवैध आवागमन, तस्करी और शरणार्थियों की आवाजाही जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तीसरा पहलू है इसमें रणनीति। नेपाल, चीन और भारत दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। अगर नेपाल की राजनीति अस्थिर होती है, तो चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। ये भारत के लिए एक भू राजनीतिक चुनौती होगी। पहले भी नेपाल में राजनीतिक संकट के दौरान चीन ने आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश भी की है। इस बार भी वही खतरा मंडरा रहा है। नेपाल का यह आंदोलन दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया संकेत भी देता है, जहां स्पष्ट है कि जनरेशन जेड यानी जेन जी अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन चुके हैं। सोशल मीडिया, जो उनके लिए आजादी और अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसे छीनना सीधा युद्ध छेड़ने जैसा था। और इस युद्ध ने न सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दी, बल्कि पूरे देश के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या वहां कोई नया सैन्य हस्तक्षेप होगा, क्या नए चुनाव होंगे, या फिर कोई और राजनीतिक शक्ति इस अस्थिरता का फायदा उठाकर उभर जाएगी। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है, लेकिन इतना तय है कि नेपाल का यह संकट भारत को चैन से बैठने नहीं देगा। भारत को न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी, बल्कि ये भी देखना होगा कि पड़ोसी देश की अस्थिरता कहीं उसके रणनीतिक हितों को नुकसान न पहुंचा दे। अगर संक्षेप में कहा जाए, तो नेपाल की ये आग सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। इसकी लपटें भारत की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीति तक पहुंचने की पूरी संभावना रखती है।